ये काम गिनाए ना, काम के आधार पे बात करें ना, ये जाति और धर्म के आधार पे क्यों बात करते हैं। यहाँ तक कि हमारे अधिकारियों को धमकाया है भारत सरकार ने कि आप इस प्रकार से ईआरसीपी कैसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार इसके अंदर कतई मदद नहीं कर रही है। इसलिए राजस्थान सरकार अपने अकेले के स्तर पर ईआरसीपी को लेके आ रही है। देखिए, पेपर लीक गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, सभी जगह हो रहे हैं। हमने इस पे रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान किया है। हमने तो ये नए कानून लागू करके पेपर लीक को रोकने का काम किया। और रही बात अवैध खनन की, तो ये शुरू कराने वाले ये लोग हैं, इन लोगों ने ही अवैध खनन शुरू करवाया। देखिए, पहली बार ऐसा मेरे को सुनने को मिला है कि कांग्रेस सत्ता में रहती है जब भी कांग्रेस की गलती है, और कांग्रेस जब सत्ता में नहीं रहती जब भी कांग्रेस की गलती है। जब केंद्र के अंदर हमारी सरकार थी, हमने आरआरटीएस सैंक्शन की थी और उसका काम 21 के अंदर पूरा होना था। जैसे ही हमारी सरकार चेंज हुई, इन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। पहले पेंशन 500 रुपये थी, हमने 750 किया और 750 से 1000 किया, और अब ये कानून बना दिया कि हर साल 15% बढ़ेगी। तो पहले 50 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, आज 94 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। 12,000 स्कूटी हमने दिव्यांगजनों को दी है। पहली बार 75 साल के इतिहास में दिव्यांगजनों के लिए 2 यूनिवर्सिटी हमने खोली है, 2 कॉलेज हमने खोले हैं। आप अलवर ग्रामीण के विद्यालय देखेंगे तो आपको दिन और रात का अंतर मिलेगा। ऐसे आसपास के राज्यों के अंदर भी नहीं है जैसे स्कूल अलवर ग्रामीण के अंदर है। देखिए, मैं बिजनेस करते करते राजनीति के अंदर आया हूँ, और 24 साल की उम्र में मैं राजनीति के अंदर आया था, जब मैं सीधा ही डायरेक्ट जिला प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बन के राजनीति के अंदर, मैं गहलोत जी का भी, पायलट साहब का भी, भंवर साहब का भी, और पूरी कांग्रेस पार्टी का भी मैंने एक वर्कर के रूप में मैंने काम किया है। दिल्ली के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लोकतंत्र को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। आप देखिए, मीडिया पे भी लगाम लगा रखी है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहीं भी जा पहुंचती है। जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको बेचा जा रहा है। जो बड़ी बड़ी देश की, जिन पे पूरे देश की नींव टिकी हुई है, एयरलाइंस है, रेलवे है, एलआईसी है, बीएसएनएल है, ये जो सारी चीजें हैं, इन सबको बेचा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ हैं राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूली और अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के उम्मीदवार। आज इनसे विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, इनको सब जानते हैं। राजस्थान में, राजस्थान से बाहर भी, हरियाणा में भी रुचि रखते हैं लोग इनके बारे में जानने की। तो आज इनसे शुरुआत करते। सबसे पहले तो आपको दोबारा टिकट मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एनजेपी परिवार की तरफ से। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आपने कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया है, चुनाव आ गए हैं, अब आप चुनाव मैदान में हैं। ऐसी कोई बड़ी उपलब्धियां बताइए कि आपको दोबारा फिर से क्यों लोग चुने। ऐसा क्या आपने काम किया है अपने कार्यकाल में कि दोबारा से आपको फिर चुन करके लोग विधानसभा में भेजे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्या हम लोगों ने नहीं किया है इन पिछले 5 साल के अंदर। जिले बनाने से लेकर ग्राम पंचायत के गठन तक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारा जो है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, और सबसे महत्वपूर्ण बात, महंगाई से राहत देने के लिए राजस्थान सरकार की जो स्कीमें हैं, जो आम आदमी को बहुत बड़ा संबल दे रही हैं, सहारा दे रही हैं, वो स्कीमें राजस्थान के अंदर हमने चलाई हैं। और पूरा जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है वो आम जनता को समर्पित रहा है। मॉडल स्टेट राजस्थान बना है। राइट टू हेल्थ हम पहली बार हम लेके आए हैं। ओपीएस हमने लागू किए पूरे देश के अंदर, सबसे पहले हम लेके आए हैं। गिग वर्कर्स का कानून सबसे पहले हमने बनाया है। न्यूनतम सोशल सिक्योरिटी एक्ट वो हम लेके आए हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने हजारों ऐसे काम किए हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जिसको जनता को फायदा मिला है। तो भाजपा तो इनको नून तेल इसमें मत बिक जाना ऐसा करके, देखिए, भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है इन चीजों का, और वो बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि ये जो जितनी भी स्कीमें गहलोत जी ने शुरू की, ये इसलिए शुरू की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई नहीं रोक पा रही थी। मोदी जी को भी गारंटी लेनी पड़ी उनकी है। हाँ,
और मोदी जी अब गारंटी ले रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की गारंटी तो मोदी जी को 25 सांसद राजस्थान ने दिए थे, और ईआरसीपी के पानी के लिए हम तरस रहे हैं। तो मोदी जी 2 बार घोषणा भी करके गए अजमेर के अंदर और जयपुर के अंदर कि मैं ईआरसीपी को लागू करूंगा, और ईआरसीपी की जो योजना है वसुंधरा राजे जी ने ही बनाई थी, और हमारा अलवर जो है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि पानी की यहाँ दिक्कत आ रही है भयंकर। तो आज मौका था कि ईआरसीपी लागू होती। केंद्र के अंदर जो मंत्री हैं वो भी राजस्थान से ही हैं। हम आपकी बात को कंटिन्यू रखते हैं, ईआरसीपी पर ही बात करते हैं। भाजपा का विशेष रूप से बालकनाथ जी अपनी सभाओं में बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 7 मीटिंग बुलाई जयपुर में, राजस्थान सरकार ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, जंगल की ज़मीन है और एग्रीकल्चर में कन्वर्ट चाह रही थी ये राजस्थान सरकार। तो हमने बार बार कहा कि इसमें संशोधन कर दीजिए, लेकिन राजस्थान सरकार सिर्फ नाटक करती रही, संशोधन करके नहीं भेजा। अब आप क्या इसमें सफाई देंगे? इनने यहाँ तक कि हमारे अधिकारियों को धमकाया है भारत सरकार ने कि आप इस प्रकार से ईआरसीपी कैसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार इसके अंदर कतई मदद नहीं कर रही है। इसलिए राजस्थान सरकार अपने अकेले के स्तर पर ईआरसीपी को लेके आ रही है। हमने 14,000 करोड़ रुपए इसके मंजूर भी कर दिए। 2 बांध जो है, नवनेरा बांध और इसरदा बांध, उस पे काम चल रहा है। भारत सरकार मदद करती तो ये काम जल्दी होता, लेकिन भारत सरकार मदद नहीं कर रही है, तो राजस्थान सरकार ने अपने कंधों पे ये पूरा जिम्मा ले लिया है और हमने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्दी इसका काम पूरा होगा। भारत सरकार का ये कहना कि हम लोग मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं, हम मदद नहीं कर रहे हैं, ये सरासर गलत बात है, झूठी अफवाहें ये लोग फैला रहे हैं। हम तो चाहते हैं ईआरसीपी लागू हो। अभी एक इश्यू पानी का उठा रहे हैं, अलवर की पानी की व्यवस्था को लेकर के। एक इसरदा पेयजल परियोजना 2100 करोड़, अच्छा इसी में, और दूसरा चंबल का कह रहे हैं ये 4700 करोड़ की घोषणा जो है कांग्रेस ने की थी और उस पर काम नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो 4700 करोड़ की जो घोषणा हुई थी वो होने के बाद में कोरोना आ गया, और कोरोना आने की वजह से वो घोषणा हमारी पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद वो जो घोषणा थी उसको पूरा ईआरसीपी के अंदर हमने ले लिया है और वो घोषणा का काम जारी है। अभी वो काम ईआरसीपी में जुड़ गया है और राजस्थान सरकार की तरफ से वो काम किया जा रहा है। ये कहना गलत है कि भाई हमने उस काम को नहीं किया। हम जूली साहब से अलवर के साथ साथ पूरे राजस्थान के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आप सीनियर लीडर हैं। एक बड़ा इश्यू जो है वो आ रहा पेपर लीक का और अवैध खनन का। दोनों मुद्दों पर भाजपा आक्रामक है, कांग्रेस उसका किस तरह जवाब दे रही है? देखिए, पेपर लीक राजस्थान ही नहीं अपितु भारत सरकार के भी जो हैं उनमें भी, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, सभी जगह हो रहे हैं। हमने इस पे रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान किया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर इसके अंदर शामिल होता है तो उसको सेवा से बर्खास्तगी का प्रावधान किया है। हमने तो नए कानून लागू करके पेपर लीक को रोकने का काम किया, मतलब फुल प्रूफ करने का प्रयास किया है। हाँ, हम चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो, इसके ऊपर सख्ती हो, तो हमने ये किया है। इन लोगों ने तो किया ही नहीं। और रही बात अवैध खनन की, तो ये शुरू कराने वाले ये लोग हैं, इन लोगों ने ही अवैध खनन शुरू करवाया। आज हमने रोक लगाई है, लगातार टीमें काम कर रही हैं। अवैध खनन पे जितनी कार्रवाई हमने की है इतने दिन लोगों ने कभी की नहीं होगी जितनी इस सरकार ने की है। अच्छा, बहुत लंबी चौड़ी उपलब्धियां गहलोत सरकार की आप बता रहे हैं, दूसरे मुद्दों पर भी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया गया है, लेकिन एक इश्यू पार्टी में फूट का ही है। पिछले दिनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ज़्यादा टकराव बढ़ गया था, अब कुछ शांति है। क्या अंदर खाने दोनों के कार्यकर्ता अब घी खिचड़ी हो चुके हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, या कहीं कांग्रेस को इससे फूट से नुकसान की संभावना देख रहे हैं आप? नहीं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस में सभी लोग, कांग्रेस जो हमारे आला कमान है उनके निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। ये ऐसी कोई ग्रुपबाजी की कोई बात नहीं है। लोग जानबूझ के इस प्रकार की अफवाहें फैलाते रहते हैं। देखिए, इच्छाएं सबकी होती है, सब पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। आला कमान जो भी निर्णय लेगा उसको मानने को तैयार हैं सब लोग। तो राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ग्रुपबाजी या पार्टीबाजी नहीं है। एक पूरे अलवर जिले की इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए बहुत जरूरी थी RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम।
अब सुनने में आ रहा है उसको धारवाड़ा कट किया जा रहा है, यहाँ तक नहीं बढ़ाया जा रहा है। हमने इसका सवाल भाजपा से किया तो भाजपा कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर पाई, इसलिए RRTS यहाँ नहीं आई। मेरठ कॉरिडोर शुरू भी हो चुका है, 17 किलोमीटर, मोदी जी उसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। कहाँ कमी रही जो RRTS प्रोजेक्ट राजस्थान तक नहीं पहुँच पाया अभी तक? देखिए, पहली बार ऐसा मेरे को सुनने को मिला है कि कांग्रेस सत्ता में रहती है जब भी कांग्रेस की गलती है, और कांग्रेस जब सत्ता में नहीं रहती जब भी कांग्रेस की गलती है। जब केंद्र के अंदर हमारी सरकार थी, हमने RRTS सैंक्शन की थी और उसका काम 21 के अंदर पूरा होना था। जैसे ही हमारी सरकार चेंज हुई, इन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया और उसका फिर डाइवर्जन भी, रूट भी उसका डाइवर्ट कर दिया, और उसके बावजूद भी आज तक सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के अंदर ये चल रही है। हमारा ये भारत सरकार की इतनी बड़ी परियोजना थी, भारत सरकार इसको लागू करती तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। एक बड़ा इशू बीजेपी ये उठा रही है कि जब उदयपुर में मर्डर होता है कन्हैया लाल का तो 2.5 लाख रुपए, अधिकतम 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, और एक वर्ग विशेष के यहाँ अगर गौ तस्करी के मामले भी आते हैं तो 25 लाख 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। यह दुष्प्रचार किया जा रहा है या इसमें कहीं आप देखते हो कि कहीं चूक हुई है सरकार? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जानबूझ के इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। कुछ ऐसे प्रकरण कभी हो जाते हैं जिसके अंदर सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए, और यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खराब हो इसको देखते हुए कई बार कई निर्णय लिए जाते हैं। तो ये एक निर्णय उदयपुर का बार बार ये लोग गिनाते हैं, बाकी मोदी जी भी, योगी जी भी, जो भी आता है वही गिना देता है उसको। ये काम गिनाए ना, काम के आधार पे बात करें ना, ये जाति और धर्म के आधार पे क्यों बात करते हैं? जाति और धर्म की करते हैं ज्यादा बात, रेगुलर यही काम है। अभी आपके विभाग की बात करते हैं। आपके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रहा। ऐसे कौन से 2-3 बड़े काम कर पाए अपने विभाग में जिनसे आपको लगता है कि मुझे बहुत संतुष्टि मिली, मैंने जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए ये काम किया? देखिए, सबसे बड़ा काम हमने पेंशन का किया है, पेंशन की सहूलियत की। पहले पेंशन 500 रुपये थी, हमने 750 किया और 750 से 1000 किया, और अब ये कानून बना दिया कि हर साल 15% बढ़ेगी, अब की बार 1150 मिलेगी। सबसे बड़ा काम। दूसरा काम, इसका जो आधार कार्ड से हमने जनाधार से इसको जोड़ दिया तो 2 मिनट के अंदर पेंशन बनती है। तो पहले 50 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, आज 94 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। पेंशन के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है। छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा तो वो बहुत टाइम लगेगा। पालनहार के अंदर हमने 2500 रुपये तक की मदद हम दे रहे हैं। जो अनाथ बच्चे हैं उनको 2500 रुपये तक हम देते हैं। पिता नहीं है उसको 1500 रुपये तक हम देते हैं। ये जिसकी संख्या पहले 3.25 लाख थी, आज 7.25 लाख हमारे लोग इसके अंदर हम उनको लाभ दे रहे हैं। दिव्यांगजनों को पहली बार रिजर्वेशन उनका दिया है हमने प्रमोशन के अंदर, और उनका नौकरी के अंदर जो रिजर्वेशन था वो 3 से बढ़ा के 4 किया है। 12,000 स्कूटी हमने दिव्यांगजनों को दी है। पहली बार 75 साल के इतिहास में दिव्यांगजनों के लिए 2 यूनिवर्सिटी हमने खोली है, 2 कॉलेज हमने खोले हैं, और सभी जगह पे हॉस्टल्स की बात करें समाज वाइज, वो हमने बहुत ही जबरदस्त खोले हैं ताकि सभी वर्गों को इस चीज का लाभ मिल सके। तो समाज कल्याण विभाग के अंदर कोई कमी नहीं रही। बहुत बड़ा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को दिया है, आम जन को दिया है। 2 पारी खेल चुके टीकाराम जूली, इससे पहले एक बीच का गैप छोड़ करके तीसरी पारी के लिए मैदान में है। ऐसी क्या तमन्ना मन में रह गई है कि मैं इस तीसरी पारी में अपने क्षेत्र के लोगों के, अब मैं अलवर ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, अलवर ग्रामीण के लोगों के लिए मैं ये तीसरी पारी में यह करना चाहता हूँ? क्या मन में ऐसी तमन्ना है? अगर आपकी सरकार आती है, दोबारा सत्ता में आप आते हैं, फिर से मंत्री बनते हैं, तो क्या ऐसी तमन्ना है जो लोगों की आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ERCP का है ही, ERCP में पूरा करूंगा। दूसरा मेरा जो है, मैं एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको एक मॉडल रूप देना चाहता हूँ। दिया भी है मैंने। आप अलवर ग्रामीण के विद्यालय देखेंगे तो आपको दिन और रात का अंतर मिलेगा। ऐसे आसपास के राज्यों के अंदर भी नहीं है जैसे स्कूल अलवर ग्रामीण के अंदर है। हर स्कूल मॉडल हो, उसके अंदर टीवी हो, स्मार्ट क्लासेस लगे, कंप्यूटर हो, CCTV कैमराज हो, बैठने की पूरी व्यवस्था हो, टेबल चेयर पूरी हो, स्पोर्ट्स का पूरा सामान हो, स्पोर्ट्स का मैदान हो। ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग मेरा बच्चों के लिए है। दूसरा, युवा वर्ग के लिए भी रोजगार हो, क्योंकि हमारा एक धार्मिक जो सर्किट बनता है, यहाँ सरिस्का है, पांडुपोल हनुमान जी हैं, भरथरी महाराज हैं, अजबगढ़ भानगढ़ है, नीलकंठ महादेव है,
बाला किला हमारे पास है, सिलीसेट जयसमंद जैसी झीलें और बांध हमारे पास है। तो इन सबको जोड़ के एक धार्मिक सर्किट हम बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, एक टूरिज्म की एक ऐसी स्थापना हो कि लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े, और मेडिकल की भी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अलवर के अंदर मिले, दिल्ली जयपुर में क्यों जाना पड़े, इस ओर भी मेरा पूरा फोकस रहेगा। आपने तो पर्यटन स्थलों के इतने नाम बता दिए कि रुकना ही चाहिए अलवर में 1-2 दिन, तो ऐसी बता दी। चलिए बात करते हैं, अभी समापन की ओर बढ़ते हैं। टीकाराम जूली के थोड़े से अतीत के बारे में ये जानना चाहेंगे। राजनीति में आना कैसे हुआ, राजनीति में आपके गुरु कौन हैं, किन को गुरु मानते हैं, किन को मार्गदर्शक मानते हैं, किन लोगों की वजह से आपका राजनीति में प्रवेश हुआ, और पहली बार किस तरह की पहला पायदान राजनीति का कौन सा था आपका? देखिए, मैं बिजनेस करते करते राजनीति के अंदर आया हूँ, और 24 साल की उम्र में मैं राजनीति के अंदर आया था, जब मैं सीधा ही डायरेक्ट जिला प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बन के राजनीति के अंदर मेरा आगमन हुआ, और उसके बाद मैं यहीं रच बस गया। पूरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया, यहाँ तक पहुँचाया, और हर कदम पे हमारे यहाँ पे भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे यहाँ के नेता, जो आप तो दोनों में तालमेल, गहलोत जी के भी उतने ही चहेते बने हुए हैं, भंवर जितेंद्र जी के भी कौन सी खूब? मैं गहलोत जी का भी, पायलट साहब का भी, भंवर साहब का भी, और पूरी कांग्रेस पार्टी का भी मैंने एक वर्कर के रूप में मैंने काम किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और आज आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बहुत बड़ा काम करके आई है। देश की आज़ादी दिलाने से लेकर लोकतंत्र को जो आज तक मजबूत रखा है, इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। आज देखिए, आज दिल्ली के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो लोकतंत्र को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। इससे मैं समझता हूँ हर वर्ग, आप देखिए मीडिया पे भी लगाम लगा रखी है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहीं भी जा पहुँचती है। इसी प्रकार से जो टीवी इनके खिलाफ चला दे उस पर बैन लगा दिया जाता है, पत्रकार अगर कह दे तो पत्रकारों को बंद कर दिया जाता है, नेता कह दे तो उनको बंद कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। तो जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको बेचा जा रहा है, जो बड़ी बड़ी देश की जिन पे पूरे देश की नींव टिकी हुई है, एयरलाइंस है, रेलवे है, LIC है, BSNL है, ये जो सारी चीज़ें, इन सबको बेचा जा रहा है। तो धीरे धीरे देश को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र के अंदर सरकार है वो कर रही है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब लोगों को मजबूती के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए भी काम करना चाहिए। लोकतंत्र जिंदा है तो हमारा देश जिंदा रहेगा। तो नॉमिनेशन 6 तारीख को? 6 तारीख को सुबह 11 बजे मैं अपना पर्चा भरूंगा। और आपको हमारी तरफ से, NJP परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।